दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कातिल होगा शेर। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नकाबपोश चोर। ये विनोद हमीदी की कॉमिक्स है, जिसकी जासूसी और एक्शन होती है। तो इसका पहला पार्ट आप पढ़ लेना, वो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। विनोद हमीद का फोल्डर है उसके अंदर। तो अब मैं पढ़ता हूँ सेकंड पार्ट को। तो यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लेना। और अब आगे पढ़ते हैं। स्टीमर से फरार होने के बाद विनोद राणा अपने होटल नहीं गया, बल्कि एक दूसरे होटल में पहुंचा। इस होटल का नाम पनामा होटल था। मेरा नाम राजकुमार है, मुझे एक कमरा चाहिए। मिल जाएगा। विनोद को जो रूम रूम मिला वह दो कमरों का स्वीट था। एक कमरा बेडरूम था और दूसरा सीटिंग रूम। कमरे में आकर आराम से बैठने के बाद उसने सोचा, अब मैं कुछ देर के लिए सुरक्षित हूँ। वह गुंडे मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अब मैं कुछ कुछ समझने लगा हूं कि यह गुंडे क्या चाहते हैं। यह सरकार को ब्लैकमेल करके अपने आदमियों को चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि उनके आदमी देश के महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर सके। इस तरह वे पूरे भारत पर अधिकार करने के सपने देख रहे हैं। यह बातें सोचकर विनोद के शरीर में भय की लहर दौड़ गई। माई गॉड, अगर ये कातिल और लुटेरे देश के एमपी और मिनिस्टर बन गए तो देश का क्या होगा। इन्हें रोकना होगा, इनकी योजना को असफल करना होगा। शाम तक विनोद अपने कमरे में बैठा सोचता रहा। अंधेरा फैलने लगा तो वह कमरे से बाहर निकला और जनरल पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने दिल्ली के लिए ट्रंक कॉल मिलाई और मंत्री जी को सारे हालात बताकर कहा, मेरी जान इस समय खतरे में है, लेकिन मेरे मस्तिष्क में ही एक योजना है जिसे पूरा करने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। कैसा सामान? आपकी तिजोरी से जो सामान चोरी हुआ बिल्कुल उसी जैसा नकली सामान मुझे चाहिए, जिसमें सरकार का कोई महत्वपूर्ण राज न हो। मिल जाएगा, लेकिन वह सामान काम भिजवाया जाए। मैं यहाँ पोर्ट प्लेट में होटल पनामा के रूम नंबर 8 में राजकुमार के नाम से ठहरा हुआ हूँ। आप किसी भरोसे के आदमी को यह सामान ला देकर भेज दीजिए। ओके, कल शाम तक तुम्हें सामान मिल जाएगा। जरूर मिल जाना चाहिए। अब मैं फोन बंद कर दे रहा हूँ। अब मुझे माइकल डेलोन की पत्नी रीना से मिलना चाहिए। शायद मैं मेरी कुछ सहायता कर सके। यह सोचकर उसने रीना के होटल का नंबर मिलाया। रीना फोन पर आ गई तो विनोद ने कहा, रीना, मैं विनोद बोल रहा हूँ। क्या तुम इस समय कमरे पर अकेली हो? यस मिस्टर विनोद, आप कहाँ से बोल रहे हैं? रीना, मैं तुमसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। क्या तुम आ सकती हो? कहाँ आऊँ? तुमने इवनिंग इन पोर्ट क्लब देखा है, वहीं जो समुद्र तट पर बना हुआ है? जी हाँ, देखा है। तो 1 घंटे बाद तुम मुझे उसी क्लब के गेट पर मिलो, लेकिन अपने पति को न बताना। ओके, मैं पहुंच रही हूँ। इवनिंग इन पोर्ट क्लब समुद्र के किनारे चट्टानों पर बना हुआ था। क्लब में कैबरे डांस भी होता था। दरवाजे पर डांसर मोना के पोस्टर लगे हुए थे। विनोद समय से पहले पहुंच गया था, इसलिए पोस्टर के दरवाजे के सामने खड़ा पोस्टर देख रहा था। तभी क्लब के सामने एक कार आकर रुकी। विनोद ने घूमकर देखा। यह तो मोना है। आज इसी का डांस है यहाँ। मोना विनोद के निकट से गुजरी तो, हेलो मिस मोना, गुड इवनिंग। इवनिंग, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इस शहर में नया हूँ, अभी आपका पोस्टर देख रहा था कि आप आ गई। मैंने सोचा कि आपको हेलो कहूँ। थैंक्स, मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरा प्रोग्राम जरूर देखिएगा। यह कहकर मोना दरवाजे से भीतर चली गई। तभी एक टैक्सी क्लब के सामने आकर रुकी। टैक्सी से रीना नीचे उतरी और विनोद को देखते ही चिल्लाई, हेलो। जब वह निकट आ गई तो विनोद ने कहा, अंदर चलकर बात करेंगे, चलिए। वह क्लब में प्रविष्ट हुए और उस लॉन में आ गए जहाँ डांस का प्रोग्राम होना था। अभी लॉन की लगभग सभी सारी मेजें खाली थी। वह दोनों स्टेज के निकट वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। तुम अपने पति को तो बताकर नहीं आई हो? बताकर आई हूँ। क्या? यही कि मैं तुमसे मिलने जा रही हूँ। एक दिलचस्प बात बताऊं? बताओ। माइकल ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करूं और यह पता लगाऊं कि तुम पोर्ट ब्लेयर क्यों आए हो। बात तो सचमुच दिलचस्प है। तो क्या तुम उसे यह बताकर आई हो कि हम कहाँ मिल रहे हैं? यह मैंने नहीं बताया, लेकिन मिस्टर विनोद, मेरा पति और उसके दोस्त आपसे कुछ भयभीत हैं।
क्या तुम्हारे पति के दोस्तों में मोनी नाम का भी कोई आदमी है नहीं था। माइकल बता रहा था कि मोनी की हत्या हो गई है। मोनी उन लोगों के लिए कुछ सामान लेकर आ रहा था। अब वह सामान भी गायब है। माइकल काफी परेशान है। इसका मतलब है उनको मोनी की लाश मिल गई। हाँ, लेकिन यह चक्कर क्या है विनोद जी। बातों के दौरान वे दोनों इधर उधर नहीं देख रहे थे। पहली बार विनोद ने नजरें उठाई तो उसका मुख आश्चर्य से खुला रह गया। माई गॉड, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या रीना ने मुझे धोखा दिया है? हो सकता है ये लाइन को बताकर आई हो कि हम कहाँ मिल रहे हैं। उसने रीना की ओर देखा, लेकिन वह भी आश्चर्यचकित सी चेयर और बैठे गुंडों को देख रही थी। यह धोखेबाज नहीं लगती, जरूर लॉय ने इसका पीछा किया होगा। तभी मार्शल अपनी टेबल से उठकर विनोद के निकट आया। बहुत चालाक समझते हो तुम स्वयं को। तुम मुझे मारकर स्टीमर से क्यों भागे थे? मैं वहां कैद होकर नहीं रहना चाहता था। मुझ पर हाथ उठाकर तुमने अपनी मौत के सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। लेकिन तुम लोग मेरे दुश्मन क्यों हो गए हो? तभी अचानक डांस का प्रोग्राम शुरू हो गया। स्टेज पर डांसर मोना नजर आई। यह प्रोग्राम समाप्त हो जाए फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। इतना कहकर मार्शल वापस अपनी टेबल पर चला गया। तब विनोद ने रीना से कहा, मैं फंस गया हूँ रीना। अब यह गुंडे मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या आप यहाँ से भाग नहीं सकते? कैसे भाग सकता हूँ? उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। फिर अब क्या होगा? कुछ देर बाद मोना का डांस समाप्त हो गया। तभी मार्शल अपनी टेबल से उठकर स्टेज पर चढ़ गया। यह क्या करना चाहता है पता नहीं। मार्शल ने स्टेज पर से घोषणा की, दोस्तों अभी आपने कैबरे देखा, अब हम आपको एक जोकर के करतब दिखाएंगे। मार्शल ने विनोद की टेबल की ओर देखते हुए कहा, आइए मिस्टर विनोद, लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विनोद को इस तरह के मजाक की अपेक्षा नहीं थी, अतः वह निश्चेष्ट बैठा रह गया था। मार्शल ने फिर कहा, विनोद उठकर यहाँ आओ। नहीं। अचानक मार्शल चिल्लाया, इसे जबरदस्ती पकड़कर स्टेज पर ले आओ। मार्शल के आदेश पर हॉल में बैठे हुए कई गुंडे अपनी सीटों से खड़े हो गए और विनोद की तरफ बढ़े। यह क्या हो रहा है? शायद ये लोग पागल हो गए हैं। निकट आकर माइकल ने विनोद के कंधे पर हाथ रखा तो रीना तेज स्वर में बोली, माइकल यह सब क्या है? शट अप यू बिच। और अगले ही क्षण, यह क्या बदतमीजी है? हा हा हा। उसको उठाए वे स्टेज की तरफ बढ़े जहां मार्शल खड़ा था। ले आओ और फिर दौड़ाऊं। फिर माइकल और उसके साथी भी स्टेज पर चढ़ गए। विनोद अभी तक औंधा पड़ा था जबकि मार्शल घोषणा कर रहा था, लीजिए दोस्तों, जोकर के करतब देखिए। अचानक माइकल ने विनोद की कमर में जोरदार ठोकर मारी। आह! सीधे होते हुए विनोद की नजर स्टेज के पीछे लगे हुए लोहे के जंगले पर पड़ी। इस जंगले के नीचे समुद्र है। मैं समुद्र में कूदकर फरार हो सकता हूँ। तभी माइकल ने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया और, जासूस की दुम, बहुत चालाक समझता अपने आप को। माइकल फिर उसकी ओर बढ़ा। इस बार विनोद होशियार था, अतः वह माइकल को साथ लिए लोहे के जंगले के निकट गिरा। फिर फुर्ती से उठकर उसने माइकल को दोनों हाथों पर सिर से ऊंचा उठा लिया और उसके साथियों पर उछाल दिया। आह! अगले पल विनोद जंप लगाकर लोहे के जंगले पर चढ़ गया और फिर उसने नीचे समुद्र में छलांग लगा दी। काफी देर तक उसका शरीर हवा में कलाबाजियां खाता रहा, फिर पानी की सतह से टकराया और नीचे बैठता चला गया। छपाक! कुछ देर बाद वह दोबारा सतह पर उभरा और तेजी से तट की ओर तैरने लगा। मुझे किनारे पर पहुंचकर कहीं छिप जाना चाहिए। वह गुंडे मेरी तलाश में जरूर आएंगे। किनारे पर पहुंचकर वह चट्टान पर बैठकर कुछ क्षण सांस लेता रहा। फिर उठकर प्रकाश से बचता हुआ सड़क की ओर चल दिया। चक्कर लगाकर वह क्लब के गेट पर आया और कुछ दूरी पर खड़े एक पेड़ की ओट में छुपकर देखने लगा। मोना की कार। अगले क्षण वह सड़क पर छाती के बल लेटकर कार की तरफ बढ़ रहा था। कार अंधेरे में खड़ी थी। निकट पहुंचकर विनोद ने पिछले दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचा। भाग्य साथ दे रहा प्यारे, तभी तो दरवाजा लॉक्ड नहीं था। फिर वह कार के भीतर घुस गया। कुछ ही देर बाद डांसर मोना क्लब से निकली और अपनी कार की तरफ आई।
मोना को विनोद की मौजूदगी का एहसास भी न उसका वह कार स्टार्ट करके चल पड़ी। क्लब से काफी दूर आने के बाद अचानक विनोद नीचे से उठा और सीट पर बैठते हुए बोला, हेलो मिस मोना। कौन? मोना के हाथों को तीव्र झटका लगा था। कार एक बार सड़क पर लहराई मगर मोना ने तुरंत ही उसे काबू में कर लिया। डरिए मत मोना जी, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ओ तो यह तुम जिंदा हो? मोना बैक व्यू मिरर में विनोद को देख रही थी। मैं आसानी से मरने वालों में से नहीं हूं मोना जी, लेकिन तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? मैं उन गुंडों से बचने के लिए आपकी कार में छुप गया था। वो वे गुंडे कौन थे वह लोग? वह सब मेरे दुश्मन है। मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ, इसलिए वह। प्राइवेट जासूस? क्या तुम विनोद राणा हो? मैंने यह नाम अखबार में कई बार पढ़ा है। हाँ, मैं विनोद राणा हूँ। फिर तो यह बहुत खुशी की बात है, मैं तो तुम्हारी फैन हूँ। इसका मतलब है भाग्य सचमुच मेरा साथ दे रहा है जो तुम मुझे मिल गई। अब तुम कहाँ जाओगे? अभी मैंने सोचा नहीं। अगर तुम छुपना चाहते हो तो मेरे घर चल सकते हो। मेरे पास बहुत बड़ा कॉटेज है। विनोद उस समय वापस होटल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने मोना की बात मान ली। कुछ देर बाद वह मोना के कॉटेज में बैठा था। मैंने तुम्हारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। वह रात विनोद ने मोना के कॉटेज में सोफे पर लेटकर बिताई। उसे नींद नहीं आ रही थी, तब उसका दिमाग कैसी कड़ियां जोड़ने में व्यस्त था। मोनी मर चुका है, उसके पास जो सामान था वह गायब हो चुका है। मोनी को वह सामान डॉक्टर साकाल को पहुंचाना था, लेकिन उसकी हत्या हो गई और सामान गायब हो गया। अब वह सामान कहाँ है? फिर अचानक उसे उस लड़की सोनिया का विचार आया, जो होटल सी क्वीन में उससे मिलने आई थी। सोनिया कहती थी कि उसे डॉक्टर साकाल ने भेजा है, लेकिन डॉक्टर साकाल ने तो मार्शल को भेजा था। इसका मतलब है कि सोनिया झूठ बोल रही थी। तभी विनोद को याद आया कि मोनी ने वह कमरा मिसेज एंड मिस्टर राम सिंह के नाम से बुक कराया था। माई गॉड, मैं इतनी साफ बात भी नहीं समझ पाया। सोनिया वास्तव में मोनी की साथी थी। वह मोनी से मिलने आई थी। मुझे देखकर वह चौंकी भी थी, लेकिन वह शायद एक अच्छी अभिनेत्री थी, इसलिए इसलिए उसने मुझे मोनी समझने का ही अभिनय किया, जबकि वह मोनी को अवश्य ही जानती होगी। लेकिन पहला सवाल अपनी जगह, मोनी की हत्या किसने की और सामान कहाँ गया? सारी रात विनोद इसी तरह की बातें सोचता रहा। सुबह के करीब उसे नींद का झोंका आया और वह सो गया। सुबह 10 बजे मोना ने उसे जगाया। उठिए मिस्टर जासूस, नाश्ता तैयार हो और आपके कपड़े भी प्रेस हो चुके हैं। थैंक्स मोना। कुछ देर बाद वह मोना के साथ नाश्ते की टेबल पर था। क्या यहाँ करीब कोई फोन है? मेरा फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुमने मुझे पनाह दी है। तो सामने सड़क पार करके जनरल मर्चेंट के यहाँ से फोन कर लो। कुछ देर बाद विनोद जनरल मर्चेंट के यहाँ से रीना को फोन कर रहा था। रीना, मैं विनोद बोल रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम कमरे पर अकेले हो? हाँ, रात आपने कमाल कर दिया मिस्टर विनोद। मैं तो समझ रही थी कि वह बदमाश आपको मार। रात की बात छोड़ो रीना, अगर कोई विशेष बात हो तो बताओ। विशेष बात यह है कि जिस चीज की डॉक्टर साकाल को तलाश है वह उसको मिलने वाली है। तुम्हें कैसे पता? सुबह माइकल के लिए डॉक्टर साकाल का फोन आया था। मैंने बेडरूम के फोन पर उनकी बातें सुनी। डॉक्टर माइकल से कह रहा था कि हम उस कुतिया को 10 लाख रुपए नहीं देंगे। माइकल, तुम मुझसे वह सामान ऐसे ही हासिल करो। विनोद की पकड़ रिसीवर पर सख्त हो गई। उसने पूछा, क्या उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है रीना? हाँ, कोई औरत है जिसके पास मोनी का सामान है। उसने इस सामान के डॉक्टर साकाल से 10 लाख रुपए मांगे हैं। माइकल आज उसी औरत से मिलने गया है। औरत? विनोद के मस्तिष्क में कुछ लहरें सी उठी। उसने पूछा, रीना, क्या तुम सोनिया नाम की किसी लड़की को जानती हो? तुम्हारा मतलब उस औरत से तो नहीं जो मैक्सी जैसा लिबास पहने रहती है? हाँ हाँ, वही। वह तो मेरे होटल के सामने बने हुए कॉटेज में रहती है। मैं अपने कमरे से उसका कॉटेज देख सकती हूँ। कॉटेज का नंबर 11 है। वेरी गुड रीना, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। लेकिन विनोद जी। मगर विनोद ने उसकी बात सुने बिना ही फोन बंद कर दिया और सोचा, वह सामान अवश्य सोनिया के पास है। जब वह मेरे कमरे में आई थी तो उसके पास एक छोटा सा काला बॉक्स था। जब वह बॉक्स गिरा तो वह बुरी तरह नर्वस हो गई थी। ब्लैकमेलिंग का सामान जरूर उसी बॉक्स में था। इसका मतलब है मोनी की हत्या भी सोनिया ने ही की थी।
मोनी की हत्या भी सोनिया ने ही की होगी। वह सामान का मूल्य जानती थी, इसलिए उसने मोनी को मारकर सामान उड़ा लिया और अब डॉक्टर साकाल से सौदेबाजी कर रही है। मगर वह मूर्ख यह नहीं जानती कि डॉक्टर साकाल और उसके साथी उसकी भी हत्या कर सकते हैं। यह सोचता हुआ वह वापस मोना के कॉटेज पर आया और उसने मोना को बताया कि वह एक औरत को उन गुंडों से बचाने जा रहा है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे पास कार है और तुम्हें अवश्य एक कार की जरूरत होगी, लेकिन मेरे साथ जाने में तुम्हें खतरा हो सकता है मोना। मैं खतरों से नहीं घबराती मिस्टर विनोद। मैं आपके साथ चलकर देखना चाहती हूँ कि जासूस किस तरह काम करते हैं। वैसे मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपना पिस्तौल साथ ले लूंगी। तुम्हारे पास पिस्तौल है? हाँ, लाइसेंस भी है। मैं रात को देर तक बाहर रहती हूँ, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए पिस्तौल साथ रखती हूँ। ओके मोना, तुम मेरे साथ चल सकती हो। गाड़ी में वह दोनों सीक्यूबी कमीन के सामने बने हुए कॉटेज के निकट पहुंच गए। विनोद ने मोना का पिस्तौल लेकर जेब में रखा और गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम यहीं बैठी रहो, मैं देख कर आता हूँ, जल्दी आना। 11 नंबर कॉटेज के सामने पहुंचकर विनोद ने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। साथ ही आवाज दी, सोनिया। कोई उत्तर न मिला तो वह भीतर प्रविष्ट हो गया। पहले कमरे से गुजरकर वह दूसरे कमरे के दरवाजे पर आया और उसे धक्का देकर खोल दिया। सामने एक विचित्र और भयानक दृश्य था। तो माइकल अपना काम कर चुका है। विनोद ने निकट जाकर सोनिया को देखा, यह भी जीवित है। विनोद ने उसे झंझोड़ते हुए पुकारा, सोनिया, सोनिया उठो, क्या हुआ? सोनिया ने आंखें तो न खुली, लेकिन उसके मुख से मध्यम स्वर निकला, वह गए काला बॉक्स पामा टापू। सोनिया, क्या है? वह बॉक्स पामा टापू पर है? हाँ, वह गए बॉक्स लेने। ओ गॉड! तभी सोनिया की गर्दन ढुलक गई। वह मर चुकी थी। विनोद जानता था कि पामा टापू वहां से निकट ही एक छोटा सा टापू था जिस पर आबादी नहीं थी, केवल पहाड़ी चट्टाने और पेड़ पौधे थे। और अब उसे वह काला बॉक्स प्राप्त करने के लिए पामा टापू पर जाना था। कुछ सोचकर विनोद ने सोनिया की उंगली से मोनोग्राम जैसे डिजाइन वाली अंगूठी उतार ली। यह अंगूठी मेरे काम आ सकती है। फिर वह कोठे से निकलकर जैसे मोना की कार की तरफ बढ़ा, अचानक पता नहीं किधर से निकलकर मार्शल उसके सामने आ खड़ा हुआ। हेलो जासूस! विनोद जानता था कि इस बार मार्शल उसे तुरंत गोली मार देगा, इसलिए उसने एक चांस लिया और उस पर छलांग लगा दी। मार्शल को शायद विनोद से इस फुर्ती की आशा नहीं थी, अतः वह मात खा गया। ठॉक! मार्शल को संभलने का अवसर दिए बिना विनोद उस पर घूंसे बरसाता रहा। ठॉक ठॉक! तोड़! कुछ ही देर में मार्शल बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। विनोद लपक कर कार में जा बैठा। चलो मोना, जल्दी करो। जब वह घटना स्थल से काफी दूर आ गए, आप सचमुच बहुत अच्छा लड़ना जानते विनोद जी। आपने उस गुंडे को संभलने का मौका ही नहीं दिया। थैंक्स मोना। भी यह बताओ कि क्या तुम मुझे एक मोटर बोट दिलवा सकती हो? हाँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो किराए पर बोट देता है, लेकिन आप बोट में जाएंगे कहाँ? यह मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगा। प्लीज अब तुम मुझसे और सवाल न करना। मुझे जल्दी से एक मोटर बोट का प्रबंध करा दो। और आधे घंटे बाद विनोद अकेला एक मोटर बोट में बैठा पामा टापू की तरफ जा रहा था। मोना को उसने वापस घर भेज दिया था। 1 घंटे की यात्रा के बाद वह पामा टापू पर पहुंच गया। उसने दूर से देख लिया था कि तट पर एक अन्य बोट भी बंधी हुई थी। यह बोट अवश्य माइकल की होगी। विनोद ने अपनी बोट तट पर ऐसी जगह रोकी जहां वह दो चट्टानों के बीच में छुप गई। बोट में बैठे बैठे उसने सोचा, पता नहीं माइकल अकेला आया है या उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। मुझे उसकी बोट के निकट ही छुपकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर वह तट पर उतरकर माइकल की बोट के निकट ही चट्टानों के पीछे छुपकर बैठ गया। मोना का पिस्तौल उसकी जेब में था। उसे आधे घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। किसी के कदमों की चाप सुनाई दी तो विनोद ने चट्टान से सिर उबार कर देखा। माइकल यह अकेला ही है। माइकल अपने आप में मस्त गुनगुनाता हुआ निकट आया तो विनोद अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। हेलो माइकल, काला बॉक्स ले आए? लेकिन अगले क्षण उसने फुर्ती के साथ काला बॉक्स विनोद के मुंह की ओर उछाल दिया।
विनोद का ध्यान माइकल पर से हट गया था, अतः माइकल ने उस पर छलांग लगा दी। फिर उन दोनों में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ही मार्शल आर्ट जानते थे। नीचे गिरते ही माइकल ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन विनोद उससे पहले अपना पिस्तौल निकाल चुका था। दोनों ने फायर किया। ओह! माइकल की गोली तो बेकार गई, लेकिन विनोद की गोली अपना काम कर गई। अब विनोद ने सबसे पहले वह बॉक्स उठाकर खोल कर देखा। इसमें सारा सामान मौजूद है। कुछ देर बाद विनोद अपनी बोट में बैठा वापस पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। माइकल की लाश बैठा ऊपर ही छोड़ आया था। पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर उसने एक दुकान से बिल्कुल वैसा ही काला बॉक्स और एक ब्रीफकेस खरीदा और अपने होटल में आ गया, जहां वह राजकुमार के नाम से ठहरा हुआ था। जब वह काउंटर के सामने से गुजर रहा था तो क्लर्क ने उसे पुकारा। मिस्टर राजकुमार? यस। क्लर्क ने एक पैकेट उसे देते हुए कहा, एक सज्जन आपके लिए यह छोड़ गए हैं। थैंक्स। विनोद समझ गया कि वह पैकेट मंत्री जी ने भिजवाया होगा। अपने कमरे में आकर उसने पैकेट खोला। उसमें वह सारा सामान मौजूद था जो उसने मंगवाया था। अब मुझे यह नकली सामान उन बदमाशों तक पहुंचाना होगा, लेकिन इस तरह की उन्हें संदेह न हो। उसके बाद विनोद ने वह नकली सामान बाजार से खरीदे हुए काले बॉक्स में भरा और बॉक्स को ताला लगाने के बाद ताले के छिद्र पर लाख लगाया और सोने की अंगूठी से लाख पर मोहर लगा दी। अब इसे कोई नकली नहीं कह सकता। नकली बॉक्स उसने कमरे में ही छोड़ दिया और असली बॉक्स को ब्रीफकेस में रखकर बस अड्डे जा पहुंचा। यहाँ उसने बॉक्स को एक लॉकर में रखवा दिया और बस अड्डे से बाहर आ गया। अब मुझे मोना के पास चलना चाहिए। मोना के कॉटेज पर। ओह, तुम आ गए, मुझे चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ मोना, क्या मैं कुछ देर आराम कर सकता हूँ? जरूर। शाम तक विनोद सोता रहा। 6 बजे मोना ने उसे जगा कर कहा, मैं क्लब जा रही हूँ, तुम आओगे? हाँ, मुझे एक काम है, उसके बाद आऊंगा। मोना के जाने के बाद उसने रीना को फोन किया। रीना, तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। बोलो, क्या करना होगा मिस्टर विनोद? तुम माइकल के दोस्त मार्शल को जरूर जानती होगी। क्या तुम उसको फोन करके किसी जगह बुला सकती हो? मार्शल प्लाजा होटल में ठहरा हुआ है, मैं उसे बुला लूंगी। तो तुम उसे ठीक 8 बजे इवनिंग इन पोर्ट के सामने तट पर बुला लो, मगर उससे मेरा जिक्र न करना। ठीक है, मैं उसे बुला लूंगी। मोना विनोद के लिए अपनी कार छोड़ गई थी। 8 बजे विनोद इवनिंग इन पोर्ट के सामने तट पर पहुंच गया और रेत के किले की ओट में छुपकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसे मार्शल और रीना नजर आए। वह दोनों रेत पर टहलते हुए आ रहे थे। जब वह दोनों टहलते हुए विनोद से आगे निकल गए तो वह टीले के पीछे से निकला। मार्शल, हिलना नहीं, यह पिस्तौल है। मार्शल ने बुरा कर कहा, तुम्हारी मौत बहुत निकट है विनोद। मादाम आप यहाँ से जाइए, मुझे मिस्टर मार्शल से कुछ प्राइवेट बातें करनी है। विनोद ने उसकी बात की उपेक्षा करके रीना से कहा। रीना के जाने के बाद विनोद ने पहले मार्शल का पिस्तौल निकालकर अपनी जेब में रखा, फिर कहा, सुनो मार्शल, मैं जानता हूँ मेरा जीवन खतरे में है, अतः अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहना। क्या चाहते हो तुम? मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो आगे बढ़ो। मार्शल को लाकर उसने ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और खुद उसके बराबर में बैठते हुए कहा, चलो गाड़ी चलाओ, कोई गड़बड़ न करना वरना निसंकोच गोली मार दूंगा। तुम पछताओगे विनोद। कुछ देर बाद विनोद ने गाड़ी होटल पनामा के सामने रुकवाई और मार्शल को साथ लेकर नीचे उतरा। अब मैं पिस्तौल जेब में रख रहा हूँ मार्शल, लेकिन मेरा हाथ पिस्तौल पर ही रहेगा। तुमने जरा गड़बड़ी की और मैंने गोली चलाई। चलो अब दोस्तों की तरह मेरे साथ साथ चलो। मार्शल ने चुपचाप उसके आदेश का पालन किया। ऊपर अपने कमरे में आने के बाद विनोद ने फिर पिस्तौल जेब से निकाल लिया और मार्शल को निशाना बनाकर कहा, मार्शल, यहाँ से तुम अपने बॉस डॉक्टर साकाल को फोन करोगे और जो मैं बताऊंगा उससे कहोगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या कहना होगा मुझे? विनोद ने अपनी बात समझाकर उसे कहा, चलो फोन उठाओ, नहीं तुम मुझे फंसाना चाहते हो। डॉक्टर साकाल मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा और इसी क्षण तुम्हें गोली मारकर समाप्त कर दूंगा। चलो फोन उठाओ।
मार्शल विवश था, इसलिए फोन उठाकर नंबर मिलाने लगा। विनोद ध्यानपूर्वक नंबर याद कर रहा था। नंबर मिल गया तो मार्शल ने विनोद के बताए हुए शब्द कहे। डॉक्टर साकल, मेरे पास वह सामान है जो मनी लेकर आया था। अगर तुम वह सामान चाहते हो तो 20 लाख रुपए का प्रबंध कर लो। मैं आधे घंटे बाद फिर फोन करूंगा। कौन हो तुम? क्या तुम मार्शल हो? मार्शल ने घबराकर जल्दी से फोन बंद कर दिया। ठीक उसी क्षण विनोद ने उसके सिर पर पिस्तौल का दस्ता मारा। आह! मार्शल बेहोश हो चुका था। विनोद ने उसे सीधा करके सोफे पर इस प्रकार बिठा दिया कि उसका मुंह खिड़की की तरफ हो गया। उसके बाद उसने सोफे के नीचे से वह नकली काला बॉक्स निकालकर मार्शल की गोद में रख दिया। इस काम से निपटने के बाद उसने डॉक्टर साकाल को फोन किया। डॉक्टर साकाल, मैं विनोद राणा बोल रहा हूँ। क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी पोजीशन साफ करना चाहता हूँ। तुम और तुम्हारे साथी सोच रहे हैं कि मैंने मोनी की हत्या करके उसका सामान चुराया है। हालांकि मुझे मोनी और उसके सामान के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं तो यहाँ तफरीह के लिए आया था। लेकिन जब तुम्हारे आदमी मेरी जान के दुश्मन बन गए तो मैंने भी भाग दौड़ की और असली कातिल का पता चला लिया। कातिल को मैं जानता हूँ। तुम केवल यह जानते हो कि मोनी को सोनिया ने कत्ल किया है। तुमने माइकल को सोनिया के पास भेजा और माइकल ने उसे टॉर्चर करके सामान का पता लगा लिया। लेकिन क्या तुम यह भी जानते हो कि माइकल अब कहाँ है? माइकल? हाँ, मुझे माइकल की तलाश है विनोद। वह सुबह से लौट कर नहीं आया। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? हाँ, माइकल की लाश पामा टापू पर पड़ी है। मार्शल ने उसकी हत्या कर दी है। मार्शल ने? हाँ, और अब वह सामान का बॉक्स मार्शल के पास है। मुझे विश्वास है कि अब वह तुमसे उसकी कीमत मांगेगा। डॉक्टर साकल, मैं यह सब कुछ अपनी सफाई के लिए बता रहा हूँ। मैं तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। साकल ने एक बार फिर कुछ देर खामोश रहकर पूछा, क्या तुम्हें मालूम है मार्शल इस समय कहाँ है? हाँ, मुझे मालूम है। तो मुझे उसका पता बताओ, मैं उस गद्दार से निपट लूंगा। और विनोद, अगर तुम्हारी बात सच है तो अब हम दोस्त हैं। मेरा कोई साथी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विनोद के होठों पर मुस्कान उभर आई। मार्शल इस समय होटल पनामा के रूम नंबर 8 में राजकुमार के नाम से ठहरा हुआ है। डॉक्टर साकाल, वह सामान एक काले बॉक्स में उसके पास है। कल जब सोनिया कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आई थी तो मैंने उसके पास वह बॉक्स देखा था। लेकिन तब मैं न सोनिया के बारे में जानता था और न सामान के बारे में। ओके विनोद, अगर मुझे मार्शल और वह सामान मिल गया तो हम दोस्त हैं और मैं इस उपकार का बदला कभी भी उतार दूंगा। गुड लक डॉक्टर साकाल। उसके बाद विनोद ने फोन बंद कर दिया। वह जानता था कि मार्शल को 1 घंटे से पहले होश नहीं आ सकता, इसलिए उसने उसका पिस्तौल निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मार्शल पिस्तौल लिए खिड़की से किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस काम से निपटकर विनोद ने कमरे की लाइट बुझा दी और खुद कपड़ों की अलमारी में घुसकर खड़ा हो गया। खिड़की से आने वाले मध्यम प्रकाश में कमरे में बैठा हुआ मार्शल बड़ा रहस्यमय लग रहा था। विनोद अलमारी में छुपा हुआ सोच रहा था, डॉक्टर साकाल के आदमियों को 15-20 मिनट में यहाँ पहुंच जाना चाहिए। उसका अनुमान ठीक निकला। 15 मिनट बाद कमरे की खिड़की पर एक साया नजर आया। फिर वह साया के हाथ में पिस्तौल लिए हुए खिड़की से अंदर आया और खट। अलमारी में छुपे हुए विनोद ने शम से कहा। उन्होंने साइलेंसर लगे पिस्तौल से मार्शल को गोली मार दी है। उधर खिड़की के रास्ते से दूसरा साया भी भीतर कूद आया। उसने टॉर्च की रोशनी मार्शल पर डाली, फिर बोला, यही बॉक्स होगा जो इसी को गोद में रखा है। उठा लो और निकल चलो यहाँ से। खट। वह दोनों साइड बॉक्स उठाकर खिड़की के रास्ते वापस चले गए। यानी सब कुछ विनोद की योजना के अनुसार होता चला गया था। उन लोगों के जाने के बाद विनोद भी अलमारी से बाहर निकला और मार्शल की लाश के निकट आकर बोला, आई एम सॉरी मार्शल, मुझे देश की सुरक्षा और अपनी जान बचाने के लिए ही यह सब करना पड़ा। अब वह बॉक्स पाकर डॉक्टर साकाल संतुष्ट हो जाएगा और कई महीनों तक उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह सामान नकली है। और जब उसे पता चलेगा तो अभी उसे मुझ पर संदेह नहीं होगा, मोनी पर ही धोखेबाजी का संदेह होगा। उसके बाद विनोद भी खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर आया और फिर होटल से बाहर निकल आया। सड़क पर आकर एक पब्लिक फोन से उसने पहले रीना को फोन किया।
रीना, तुम्हारे लिए एक खबर है, माइकल को उसके दोस्त मार्शल ने कत्ल कर दिया है। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फिर उसने डॉक्टर साकल को फोन मिलाकर कहा, डॉक्टर साकल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आदमियों ने मार्शल से सामान प्राप्त कर लिया है, लेकिन क्या यह उचित न होगा कि मार्शल की लाश गायब कर दी जाए ताकि ताकि पुलिस परेशान न हो। मैंने आदेश दे दिए विनोद, आज रात की ही लाश गायब कर दी जाएगी। मुझे सामान मिल गया, अब हम दोस्त हैं। तत्पश्चात दोनों के बीच संबंध विच्छेद हो गया। अगली सुबह विनोद असली सामान साथ लिए विमान द्वारा वापस जा रहा था। थैंक गॉड, मैं कातिलों के शहर से सुरक्षित और सफल होकर वापस जा रहा हूँ। दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।